मैं हूं रंजन कुमार। आप सभी मित्रों को नमस्कार। और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और इसमें अभी चल रही है कहानी बड़ा बाबू की अतश्री नवल नारायण कथा। और आज इसका 5वां अंक, अध्याय 5। बहुत सारे मित्रों का कहना है बहुत दिन का गैप कर दिया, कहानी कहीं बंद तो नहीं कर दिया। नहीं, कहानी बंद नहीं करी है। थोड़ी शेड्यूल की व्यस्तता के कारण काफी दिनों के बाद आज आपसे मिलना हो पाया। तो आज अध्याय 5 शुरू करते हैं। अध्याय 4 कहां समाप्त हुआ था ये आपको याद होगा। हंस जी और कंस जी दोनों ने मिलके अपनी 5वीं वाली बहन सुशीला के लिए एक ऐसा होनहार दूल्हा खोजा था जिसको ऐसा नाजुक बदन फुलहार दूल्हा खोजा जिसे खैनी खाने का तो शौक था लेकिन खैनी बनाना पसंद नहीं था। वो उसे मेहनत का काम लगता था। और दूल्हे ने फरमाइश करी थी हंस जी के सामने कि मेरी होने वाली दुल्हन में एक गुण होना चाहिए, उसे खैनी बनाना आना चाहिए। तो वैसे तो हंस जी प्रोफेसर थे, लेकिन दूल्हे के इस आदत पर हंस जी फिदा हो गए। हंस जी वैसे इन सब चीजों के, बहुत ही नशीली चीजों के विरोधी रहे हैं। यहां तक कि हंस जी के भाई कंस जी भी इन सब नशीली चीजों के लत में नहीं है। लेकिन हंस जी बिल्कुल फिदा हो गए थे दूल्हे की इस बात पर, क्योंकि वो अपनी बहन सुशीला के लिए ऐसा ही दूल्हा ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि उनकी बहन कैसी है। और उन्होंने ठान लिया था कि हम सुशीला को सबक सिखाएंगे। तो सुशीला को सबक सिखाने के क्रम में हंस जी ने ऐसा नाजुक बदन फुलहार दूल्हा सुशीला के लिए खोजा। और विवाह से पहले ही दुल्हन को खैनी बनाना आना चाहिए, यह शर्त दूल्हे ने रखी। तो हंस जी परम प्रसन्न हुए कि ऐसा दूल्हा तो हमें कहीं मिलेगा नहीं। फिर हंस जी ने अपने गांव के 2 महतो जी के लड़कों को, वो गजानन मिश्र के भाई चतुरानंद मिश्र जी के रिकमेंडेशन पर, उनके सुझाव पर, उनके द्वारा उनको खोजे जाने पर उनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए रखा गया, जो हंस जी की बहन को 1.5 महीने तक खैनी कैसे बनाना है और अच्छा कैसे बनाना है जिससे दूल्हे का मुंह खलतर न जाए, इसकी ट्रेनिंग दी गई। तो अब तक की लाइफ में हंस जी ट्यूशन पढ़ाते थे और हंस जी को ट्यूशन पढ़ाने के बदले में पैसे मिलते थे। लेकिन पहली बार हंस जी को खैनी बनाने के लिए कोई ट्यूटर रखना पड़ा अपनी बहन के लिए, और उसे यह सिखाने के लिए पैसे देने पड़े। तो संजय भैया और जनार्दन चाचा खूब हंसे। हंसते हंसते उनके पेट में बल पड़ गया और वहीं पे कहानी रुक गई थी। फिर मैं बाथरूम चला गया था लघु शंका करने के लिए। अब लघु शंका गया तो दीर्घ शंका आ गई, इसके लिए लंबा विराम हो गया। अब जब लौट के आए तो देखे अभी भी जनार्दन चाचा और संजय भैया कह रहे हैं 5वां एपिसोड सुनाइए जल्दी से, हम लोग इंतजार में हैं। तो हमने कहा चलिए ठीक है, आगे की कहानी बताते हैं। अब संजय भैया ने पूछ लिया कि रंजन बाबू, नवल नारायण ने कोई तिलक दहेज नहीं मांगा था? तो दहेज मांगना तो ऐसे अपराध है, दहेज लेना देना पाप है। लेकिन संजय भैया का यह प्रश्न जायज है, क्योंकि दत्त बाबू थोड़े लोभी लालची किस्म के आदमी तो थे ही, और उनको पैसे की जरूरत भी थी अपनी गरीबी मिटाने के लिए।
और सबसे पहले लड़के का ब्याह कर रहे हैं नवल नारायण का, तो तिलक दहेज कैसे नहीं मांगते। और वो भी जब आगे से बढ़ के एक प्रोफेसर साहब आए हैं रिश्ता लेकर के, तो दत्त बाबू ने अपनी फरमाइश बता दी कि हमें 21 रुपया चाहिए दहेज में। तो दत्त बाबू की फरमाइश थी 21 रुपया दहेज में चाहिए उस वक्त। अब आज के वक्त पे मत जाइएगा, उस वक्त 21 रुपया बहुत हुआ करता था। ये उस वक्त का जमाना है ना, बहुत पहले की बात आपको बता रहे हैं। तो हंस जी के लिए 21 रुपया दहेज देना मुश्किल काम नहीं था। और उन्होंने सोचा ऐसा गुनी दूल्हा, ऐसा नाजुक बदन फुलहार दूल्हा नवल नारायण, इनके लिए 21 रुपये का दहेज दिया जाएगा। तो नवल नारायण ने एक चिट्ठी लिख करके अपनी फरमाइश भी बताई। बोला संतोष रेडियो एगो दीजिए, और एगो हरकुलस का साइकिल चाहिए, और एगो घड़ी चाहिए। उस वक्त जनता कंपनी का घड़ी बड़ा फेमस था। अब बाकी लोग पूछेंगे एचएमटी वगैरह नहीं आया था? नहीं, उस वक्त एचएमटी वगैरह मार्केट में नहीं आया था। उस वक्त जनता कंपनी थी एक, तो जनता कंपनी का घड़ी बड़ा फेमस था। तो जिस दूल्हे को भी एगो संतोष रेडियो, एगो जनता कंपनी का घड़ी और हरकुलस का साइकिल मिल जाता था, तो पूरा गांव घर में चर्चा होता था। और जिसको नहीं मिला तो समझिए कि उसका ब्याह में कुछ नहीं मिला। तो हंस जी ने वह भी देना स्वीकार कर लिया नाजुक बदन फुलहार दूल्हे नवल नारायण के लिए। तो शादी का मुहूर्त निकाला गया नवल नारायण का, और जब शादी का मुहूर्त निकला तो फिर चारों तरफ अपशकुन ही अपशकुन होने लगे। अब जिस दिन नवल नारायण का तिलकोत्सव था, जिसको फलदान कार्यक्रम कहते हैं बाकी देश में, बिहार वाले जानते हैं कि तिलक होता है जिसको तिलकोत्सव कहते हैं। तो जिस दिन तिलकोत्सव था हंस जी की बहन सुशीला का और नवल नारायण का, तो उधर पचनामा गांव से लोग चले थे तिलकोत्सव करने के लिए अरवल के गदाईपुर में। लेकिन उसी वक्त खबर आई कि प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देहावसान हो गया है। अब उसके कारण देश में शोक की लहर व्याप्त हो गई, तिरंगा झुका दिया गया, पूरा देश शोक संतप्त हो गया। पूरे देश में एक शोक की लहर थी, तिरंगा झुका हुआ था, हर तरफ एक मायूसी छाई हुई थी, उदासी छाई हुई थी, क्योंकि उस समय नेहरू जी बहुत ही प्रसिद्ध थे। लेकिन उस दिन हंस जी नवल नारायण का तिलकोत्सव कर रहे थे। अब तारीख तो आपको याद ही होगा कि नेहरू जी का देहावसान कब हुआ, 27 मई 1964। अब ये तो सबको पता है। हम फिर कहेंगे आपको कि आपको मान के चलना है कि ये कहानी वैसे ही घट रही है जैसे मैं सुना रहा हूं। ये लीगल वार्निंग है कि ये कहानी को आपको कल्पना मानना है, लेखकीय कल्पना मानना है। इसका किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मैं जो दिन तारीखें बता रहा हूं ये मेरी लेखकीय कल्पना है, और मैं लेखकीय कल्पना में ये सब आपको समझाने बताने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन आपको मजा तभी आवेगा जब आपको मानना ये पड़ेगा कि कहानी के सब पात्र जिंदा हैं, समाज में वैसे ही घट रहा है जैसे मैं बता रहा हूं। और जब सब कुछ वैसे ही घट रहा है जैसे मैं बता रहा हूं, तब आपको ज्यादा आनंद आवेगा। और जो मैं बता रहा हूं उसको प्रामाणिक बनाने के लिए आपको कई तारीखों से मैं जोड़ रहा हूं, तो उसी के हिसाब से आप ये तारीख भी जोड़ लीजिए कि तिलकोत्सव नवल नारायण का उसी दिन हो रहा था जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी।
पूरा देश शोकमग्न था, पूरा देश शोक संतप्त था। और उधर नवल नारायण जैसे दूल्हे का हंस जी तिलकोत्सव कर रहे थे, तिलकोत्सव का आयोजन कर रहे थे। तो ये सब घटनाएं अब बताती हैं, प्रमाणित करती हैं कि जब दो अपशकुनी लोग जुड़ते हैं तो उस समय माहौल कैसा होता है। हर तरफ गम का माहौल, हर तरफ मायूसी का माहौल, हर तरफ उदासी का माहौल, पूरे देश में दुख का माहौल, तिरंगा झुका हुआ, उस समय के लोकप्रिय प्रधानमंत्री का निधन, और उसी दिन हंस जी उधर शुभ काम कर रहे हैं, अपनी बहन सुशीला का तिलकोत्सव कर रहे हैं, नवल नारायण जी के साथ उसके विवाह का ये पहला रस्म निभा रहे हैं। तो इसी से आप समझ जाइए कि ये दोनों की जुगल जोड़ी आगे आने वाले समय के लिए कितना खराब होने वाली थी। इसका ये शुभ सूचना भी था। अब शुभ सूचना कहिए या अशुभ सूचना कहिए। और आपको हंस जी की एक और खासियत बताते हैं। हंस जी ने अपनी जितनी भी बहनों का ब्याह किया, उनके जितने बहनोई हुए, उनको वो बहनोई नहीं कहते थे। उम्र में सबसे बहुत बड़े थे तो सबको वो सार कहते थे। और हर एक बहनोई के अपने, उनकी जो कोई बहन हो उनको एक टारगेट कर लेते थे। तो हंस जी ने उसी दिन नवल नारायण के यहां चुन लिया। अब नवल नारायण की बहन दो हैं, बताया था मैंने आपको, नाम नहीं बताया था। एक नवल नारायण की सबसे छोटी बहन थी, बहुत ही छोटी सी। तो हंस जी मजाकिया किस्म के आदमी थे। तो हंस जी ने नवल जी को कहा कि हम आपको अपनी बहन दे रहे हैं, आप भी अपनी बहन हमको दीजिएगा ना। हमको सार कहाने का शौक नहीं है, आप हमको नहीं तो सार कहिएगा, तो आप हमको सार कहिएगा तो हम हूं आपको सार कह सकें। और हमारी बीवी अब बुढ़िया गई है तो हमको भी एगो दूसरा शादी करने का मन है। तो मान के चलिए कि हम आपको अपनी बहन दे रहे हैं, हम आपके सार बन जा रहे हैं, तो आप हमारे सार बन जाइए। हमको कहीं नो सार मत कहिएगा, जब कहिएगा तो हमको अपना बहनोई कहिएगा। और इसके साथ हंस जी ने कहा कि ये जो आपकी बहन है करुणा देवी, ये करुणा देवी का ब्याह हमसे करा दीजिएगा। जब भी कराना हो तो हम ही से कराइएगा। ये करुणा देवी जो नथुनी पहन के बैठी हुई है, ये हमको बहुत पसंद आ गई हैं। तो करुणा देवी हमारे लिए फिक्स कर दीजिए कि आपके घर से हम आपकी एक बहन ले जाएंगे। और साथ में हंस जी मजाकिया किस्म के थे, मैं पहले ही कहा ना। तो उसके पहले उन्होंने और 4 बहनों का ब्याह किया था, तो वहां भी हर एक को कह के आए थे कि अपनी एक बहन हमारे लिए फिक्स रखिए। तो नवल नारायण की एक बहन करुणा देवी को उन्होंने स्वीकार कर लिया कि भविष्य में हमारी होने वाली एक पत्नी के रूप में ये रहेंगे, और आज से हम आपके सार नहीं होंगे, आप हमारे सार, हम आपके सार। पहले हम आपके सार बने, लेकिन अब हम करुणा देवी को ले जाएंगे, इसलिए हम आपके सार बन रहे हैं, आप हमारे सार बन रहे हैं। तो ये रहा प्रोफेसर साहब हंस जी का अजूबा रिश्ता नवल नारायण के साथ। अब उम्र में देखा जाए तो नवल नारायण के पिता जैसे थे हंस जी भी, कंस के भी पिताजी जैसे ही थे। दोनों के उम्र में बहुत बड़का गैप था। तो इस तरह से हंस जी और कंस जी ने तिलकोत्सव का काम पूरा किया। अब तिलकोत्सव के काम के बाद नवल नारायण को कंस जी ने बताया कि हमारी जो बहन है वो आपसे 12 साल बड़ी है, आपका उम्र 15 साल है, हमारी बहन 27 साल की है। तो 12 साल उम्र में बड़ी है, हमारी बहन का ध्यान रखिएगा, नहीं तो थप्पड़ भी मारती है यहां। तो नवल नारायण डरा गए। नवल नारायण पूछे कि अरे ये तो हमरा से दोगुना उम्र की है। तो कंस जी ने कहा खाली उम्र में दोगुना नहीं है, आपसे लंबाइयों में 2 फीट ऊपर है। आपका तो हमको 5 फीट से ज्यादा हाइट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमारी जो बहन है ना वो 6.5 फीट की है। तो सुशीला 6.5 फीट की है। तो नवल नारायण घबराए।
नवल नारायण ने पूछा और वजन वगैरह कुछ बताएंगे? तो कंस जी ने पूछा कि आपका वजन कितना है? तो नवल नारायण लिकिर लिकिर थे। हम आपको नवल नारायण के कारनामा बताए हैं ना। तो नवल नारायण का वजन था 42 किलो। तो कंस जी ने कहा चिंता मत करिए, हमारी बहन 72 किलो की है मात्र, बहुत ज्यादा भारी नहीं है। तो नवल नारायण समझ गए, कंस जी से सब उनको भेद मिल गया नवल नारायण को कि दुल्हन हमसे 12 साल बड़ी है, लंबाई में हमसे 1.5 फीट बड़ी है और वजन में भी हमसे 30 किलो ज्यादा है, तो पार नहीं पा सकेंगे। लेकिन नवल नारायण सोचे कि अच्छा चलिए, अब उम्र में बड़ी बीवी रहेगी तो संभालेगी ना अच्छे से, और खैनी वैनी तो बनाना सीख ही ली है तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो इस तरह से तिलकोत्सव का आयोजन पूरा हुआ। उधर तिलकोत्सव हो रहा था, उधर हमने आपको बताया ही कि देश दुनिया में शोक की लहर थी चारों ओर, और उधर फिर से सियार वार सब रो रहे थे, गा रहे थे, और इधर तिलकोत्सव हो रहा था, और उधर सुशीला रतन मिश्र और विष्णु पाठक को विदाई दे रही थी, कह रही थी अब तो हमारा ब्याह हो जाएगा, अब मिलना जुलना कम हो जाएगा। तो बेचारे वो लोग दिल जले लोग, उस वक्त के जो गाना वाना आते थे दिल जले टाइप, वो सब गाना वाना गा रहे थे और सुशीला पर बेवफा होने का तोहमत लगा रहे थे। लेकिन सुशीला देवी कही चिंता मत करिए, रतन तक पचनामा में ही रहेंगे, रतन मिश्र। अब विष्णु पाठक जी आपका भी यहां पे आना जाना लगले रहेगा और हम हूं आते ही जाते रहेंगे, कौन सा परमानेंट के लिए विदाई हो जा रहे हैं। जब गदाईपुर गांव से आवेंगे तो मेल मुलाकात होते रहेगा। इस तरह से हमको बेवफाई का इल्जाम नहीं दीजिए, वो तो हमारे भैया का दिमाग खराब हो गया है। अगर हमारे भैया का दिमाग खराब नहीं होता हंस जी का, तो हमारा इतना जल्दी ब्याह नहीं होता, और जब ब्याह नहीं होता तो हम यहीं रहते। कुल मिला के इसके आगे फिर एक दिन रखा गया और उस दिन नवल नारायण के घोड़ी चढ़ने का समय आया। अब आपको रस्म पता ही है कि घोड़ी चढ़ा जाता है, तो पहले तो नवल नारायण डोली पर उठा करके ले जाए गए गदाईपुर गांव से अरवल तक, और अरवल से फिर बस से जहानाबाद तक गए, और जहानाबाद से फिर बाराती लोग जो है मखदूमपुर रेलवे स्टेशन तक ट्रेन से गए, और वहां से उतर के पचनामा गांव जाने के लिए फिर नवल नारायण को डोली पर बिठाया गया। लेकिन प्रोफेसर साहब अब उन्होंने कहा कि हमारे जब दरवाजा लगेगा, बाराती आवेगा, तो घोड़ी पर चढ़ के दूल्हा आना चाहिए। तो नवल नारायण को घोड़ी पर चढ़ाया गया, और नवल नारायण के जो दोस्त थे और बारात के जो लोग थे उछल कूद करने लगे, बाजा वाजा बजाने लगे। वह घोड़ी भड़क गई, और घोड़ी भड़क गई, बस नवल नारायण लुढ़क गए। अब नवल नारायण जो है वह जहां दरवाजा लगने के लिए सास सरहज सब मिलके आरती की थाल लेकर के आई, और वहीं पे घोड़ी भड़क गई, और उसके बाद घोड़ी तो वहां से 9 तो 11 हो गई, और नवल नारायण चिताने जमीन पर गिरे हैं। अब नवल नारायण को उसके बाद मूर्छा आ गए। अब जब नवल नारायण को मूर्छा आ गया तो उनको होश में लाने में 1 घंटा लगा। तो सास जो थी वो तो बिदक गई, कहीं कैसा दूल्हा लाए हो, इसको घोड़ी पर बिठाया क्यों जब इसको घोड़ी पर बैठना नहीं आता है, अब हम नहीं परीक्षेंगे, जाओ। तो वो तो सबसे पहले मुंह फुला करके सुशीला की जो मम्मी थी वो जाकर के खटवास पटवास ले ली, को भवन में घुस गई। बाकी जो घर के लोग थे उन्होंने बाकी सब रस्म पूरा किया। जब नवल नारायण को होश आया, और उसके बाद अगले दिन लड़की को विदा कर दिया गया। अब गांव में जिसने भी ये शादी होते देखा सबने कहा अरे वाह,
प्रोफेसर साहब हंस जी ने बहुत ही जुकुत का दूल्हा चुना है, और जितने उनके नवल नारायण के आए हुए थे, जो साढ़ू भाई लोग हुए, जो 4 बहनें जिनकी शादी हो चुकी थी, तो उन्होंने देखा तो कहा कि अरे वाह, ये तो सुशीला देवी, अब तोरा तो यही उनके जो एक जीजा जी हुए सुशीला जी के, वो आके बता गए, बोले राग भैरवी में गाइएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, विद्यापति का पद है, पिया मोरा बालक मैं तरुणी रे। वो थोड़ा संगीतकार किस्म के आदमी थे, तो वो सिखा गए। दूसरा राग में भी बता गए। अब जब हंस जी पूछे क्या हो रहा है, तो हंस जी भी अच्छे संगीतज्ञ थे, तो उन्होंने बताया कि हम मैया को सिखा रहे हैं विद्यापति के ये गीत, पिया मोरा बालक मैं तरुणी रे। तो हंस जी का हमसे बढ़िया आप नहीं ना सिखाइएगा, ऐसा करिए बैठाइए इधर। तो जो महफिल होता है, अब पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन जब ब्याह होता है तब महफिल सजता है। तो उन्हें महफिल सज रहा था, और इधर जो सुशीला देवी के नवल नारायण के जो एक साढ़ू हुए वो, और जो नवल नारायण के सार साहब हुए प्रोफेसर साहब हंस जी, दोनों के बीच में कंपटीशन चलने लगा सुशीला को सिखाने का कि पिया मोरा बालक मैं तरुणी रे हारमोनियम बजा के कैसे अच्छा से गा सकती है। सुशीला देवी कूद रही है कि ये कोई मजाक का जगह है। नवल नारायण बेचारे मुंडी झुकाए हुए बैठे हुए हैं। अब 15 साल के नवल नारायण को ऐसा ही कुछ नहीं बुझा रहा था बड़े लोगों की महफिल में क्या बोले, और कन्या का उनको पता ही था। जब फेरे हो रहे थे ना, तो कन्या के कंधे तक नवल नारायण आ रहे थे, कंधे से भी नीचे उनकी मुंडी रह जा रही थी। और 7 फेरे लेने में कन्या तेज तेज चल रही थी, क्योंकि कन्या जब 6.5 फीट की थी तो उसका टांग भी बड़ा बड़ा था ना। तो सुशीला तेज तेज कदमों से चल रही थी, उसके एक कदम में नवल नारायण को 2 कदम चलना पड़ रहा था। तो फेरा लेते वक्त ही नवल नारायण को समझ में आ गया कि जोड़ी तो भैया बहुत ही मुश्किल से ही हमारी बन पा रही है, और हमको बड़ा तेज तेज चलना पड़ेगा इसके साथ, नहीं तो गुजर होगा नहीं। तो कुल मिला के वो महफिल में पिया मोर बालक मैं तरुणी रे खूब अच्छा से बड़ी मानी राग में दोनों संगीतज्ञ जुड़ गए, तो अच्छा कंपटीशन हो गया। तो दोनों ने अच्छे से सुशीला देवी को सिखा दिया, और उसके बाद सुशीला देवी की विदाई हो जाती है। वापस पचनावा गांव से बारात लौट आती है गदाईपुर के लिए। अब जब गदाईपुर के लिए लौट आती है ना, तो वापस यहां आकर के भी परीक्षण होता है। अब सुशीला देवी की सास यहां परीक्षण कर रही है। तो यहां जब परीक्षण शुरू हुआ, तब पता चला कि अरे बाप रे, पूरे गांव में शोर हो गया। पूरे गांव में शोर हो गया कि नवला का कैसन ब्याह हुआ है, घोड़ी जैसन दुल्हन आई है दत्त बाबू के घर में, और नवला से तो दुगनी उम्र की है। पहले कोई नहीं जानता था, केवल नवल नारायण जानते थे, दत्त बाबू जानते थे। अब सब गोतिया घर गांव सब लोग जान गए कि दोगुना उम्र के दुल्हन मिली है, और घोड़ी जैसी लंबी दुल्हन भी आई है। तो नवल नारायण तो फंस गए हैं, और नवल नारायण मन ही मन खुश थे कि हम का फंस गए हैं, फंस तो प्रोफेसर साहब गए हैं। एक अमीर घर में ब्याह हो गया है, प्रोफेसर साहब के बहन ब्याह करके आई है। हमरा से उम्र में बड़ी है तो क्या, लंबाई में बड़ी है तो क्या, मोटी है तो क्या, हम अपन चाल में चलते रहेंगे, ये अपना चाल में चलती रहेगी। तो गांव घर में ऐसे ही कानाफूसी हो रहा था, और इस तरह से नवल नारायण का विवाह संपन्न हो गया। अब हम आपको बता देवे कि यह तिलकोत्सव नवल नारायण का हुआ था 27 मई 1964 को, जिस दिन
देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया था। चारों तरफ दुख की लहर थी और वो जो दुख की लहर चल ही रही थी उसी बीच में इनका फिर से बाराती भी निकल गया। नवल नारायण घोड़ी भी चढ़ गए और नवल नारायण घोड़ी चढ़ गए तो बारात वापस आ गई। 2 दिन नवल नारायण अपनी दुल्हन से बात करने का रास्ता ढूंढते रहे, कोई उनको दुल्हन के पास जाने ही ना देवे। पता नहीं कौन से रस्म, कोई ऐसी रस्म थी जिसको निभाने के लिए अब नवल नारायण बेचारे लालायित हैं कि कब दुल्हन का मुंह देखने को मिले। क्योंकि उस जमाने में अभी तक नवल नारायण ने केवल ये देखा था मेरे से बड़ी है दुल्हन, मेरे से हाइट में बड़ी है, मेरे से मोटी है, लेकिन आमना सामना नहीं हुआ था। तो जब हम ये सब कहानी सुना रहे थे तो जनार्दन चाचा बोले कि रंजन बाबू ये बात था, दुल्हन मोटी भी थी, लंबी भी थी और उम्र में भी बड़ी थी, नहीं तो नवल नारायण के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। मैं बोला नहीं जनार्दन चाचा, नवल नारायण के लिए मुश्किल नहीं हो गया। नवल नारायण तो मगन थे। नवल नारायण लड़की के लिए थोड़ी ब्याह किए थे, उनको संतोष का रेडियो मिल गया था, हरकुलस का साइकिल मिल गया था और जनता घड़ी मिल गई थी। तो नवल नारायण तो इसमें खुश थे और दत्त बाबू खुश थे कि उनको 21 रुपये का दहेज मिल गया था। लड़की कैसन है उसे काले ना देना। और उन्हें प्रोफेसर साहब खुश थे कि हमारी बहन सुशीला को एकदम योग्य पति मिला है, जैसन सुशीला है वैसने उसका पति ढूंढ दिए हैं। और सुशीला इतनी चालाक है, इतनी तेज है कि अपने पति को हमेशा अपने काबू में रखेगी और सिर्फ पति को ही नहीं अपने पूरे ससुराल को काबू में रखेगी। यह तो हंस जी को पहले से ही पता था कि हमारी बहन कितनी ज्यादा चालबाज है और हमारी बहन कितनी ज्यादा इन सब चीजों में एकदम से जिसको कहते हैं संस्कारी है। तो इस प्रकार नवल नारायण को कन्या का मुंह देखने का भाग्य नसीब नहीं हुआ और उधर से कंस जी हंस जी आए और चौठारी के दिन, शादी के चौथा दिन, चौठारी का पूजा होते ही लिया करके चले गए। अब बेचारे नवल नारायण ने जब लिया के जाने लगे हंस जी तो रोना शुरू कर दिया। भाई 15 साल के नवल नारायण और क्या करते। अब सुशीला जा रही है, नवल नारायण रो रहे हैं कि हम नहीं जाने देंगे, कन्या का तो हम मुंह नहीं देखे। अब हंस जी चुप करा रहे हैं कि कोई बात नहीं, अब ब्याह हो ही गया है तो आगे देख लीजिएगा, लेकिन अभी तो लिया जाना जरूरी है। अब नवल नारायण अपनी मां से लड़ने पहुंचते हैं कि 4 दिन हमको तुमने कन्या को देखने नहीं दिया, तुम्हारा ये रस्म पूजा पाठ। अब नवल नारायण इधर रुसे हुए हैं और उधर हंस जी और कंस जी ऐसे में ही सुशीला को विदा करा के लिए आ गए। तो इस बार संजय भैया खूब ठट्ठा के हंसे, ये तो गजब हो गया रंजन बाबू, नवल नारायण के साथ तो ये बहुत बड़ा धोखा हो गया। तो हमने कहा बिल्कुल संजय भैया और जनार्दन चाचा, नवल नारायण के साथ ये ऐसा धोखा हुआ, ऐसा तीर नवल नारायण के हृदय में चला, खैनियों खाने का मौका नहीं मिला बेचारे को कन्या के हाथ से, कन्या का मुंह देखने का मौका नहीं मिला, कन्या से मिलने बतियाने का भी मौका नहीं मिला और पूरे गांव में कन्या का चर्चा का भी केंद्र हो गया। और नवल नारायण के दोस्त लोग पूछ रहे हैं, कहा हो नवल जी, मेहरारू कैसन मिली है। अब नवल जी को बेचारे को समझ ही में नहीं आ रहा है कि हम बताएं तो क्या बताएं। तो हंस जी और कंस जी को नवल नारायण ने गरियाना शुरू कर दिया, कहे दोनों सर्वासार बदमाशे है, दोनों सार उठा के ले गया हमारी पत्नी को, और 4-5 दिन रहने देता तो उसका कुछ चला जाता। तो इस प्रकार से सुशीला और नवल नारायण का विवाह कार्य संपूर्ण हुआ। तो जनार्दन चाचा और संजय भैया खूब हंसे, कहे बड़ा मजेदार है नवल नारायण के कहानी। तो मैं बोला उससे मजेदार ये घटना है कि पूरे गांव में चर्चा का केंद्र ये बना हुआ था कि घोड़ी जैसी दुल्हन नवल की आई है, उम्र में भी बड़ी है, लंबाई में भी बड़ी है
अब मोटी भी खूब है। और बाद में यह भी चर्चा फैल गया कि नवला रो रहा था जब उसकी कन्या जा रही थी। तो कुछ लोग तो बोले कि नवल तुलसीदास ने यार पीछे पीछे काहे नहीं चल दिया, तो भी पचनामा। तो नवल नारायण की आंख खुली कि अरे ये भी तो किया जा सकता है, तुलसीदास ये किए थे, ये अच्छा बता रहे हैं। तो जब नवल नारायण को यह पता चला कि ऐसा भी किया जा सकता है, तो नवल नारायण प्लानिंग में थे और वो अपने फूफा के पास गए, जो फूफा ट्रक चलाने में ले जाते थे। बोले कि अगर हम हूं पीछे पीछे चल जाएं 5 दिन के बाद पचनामा, तो फूफा ने कहा बिल्कुल पट्टे, चल जाने का जरूरत है, नहीं है तो हम तुमको लिया चलेंगे, हमारे साथ चलो, हम तुमको मखदूमपुर में उतार देंगे, उसके बाद हम गया चले जाएंगे। तो नवल नारायण प्लानिंग बना रहे हैं, किताब हम पचनामा में जाके ही अपनी दुल्हन से मिलेंगे, पहले मुलाकात वहीं होगी। तो जनार्दन चाचा कहे कि बताइए रंजन बाबू आगे का कहानी, क्या हुआ, नवल नारायण गए का? हमने कहा जनार्दन चाचा रात बहुत हो गई है, अब ऐसा करते हैं खाना पीना खाया जाए, सूता जाए, आगे की कहानी हम आपको कल सुबह सुनावेंगे। और इसको 5वां अध्याय का समाप्ति मान लीजिए। नवल नारायण का ब्याह हो गया, यहां तक हम आपको बताएं ना। अब नवल नारायण के ब्याह के बाद का कांड होता है, ये हम आपको आगे बतावेंगे। तो जैसे हमने कहा इसको 5वां अध्याय का समाप्ति मान लीजिए, तो संजय भैया पूछे अब आप लघु शंका जाइएगा का? तो हमने कहा जाना ही पड़ेगा ना, जब जब अध्याय समाप्त होता है तो हम रोक नहीं पाते हैं अपना, हमको बहुत तेज से लग जाता है। तो संजय भैया कहे कि जाइए, और हम लानत भेजते हैं, लानत है, लानत है, हंस जी लानत है, कंस जी लानत है, नवल नारायण तुझे लानत है। तो जनार्दन चाचा कहे कि आज हम नवल नारायण को लानत नहीं भेजेंगे, हम तो हंसे और कंस को लानत भेजेंगे आज। हंस जी लानत है, कंस जी लानत है, काहे कि बेचारे नवल नारायण को फंसा दिए, ये सब इतना बड़का कन्या से ब्याह करा दिए, ऊपर से मोटी दुल्हन दे दिए, उम्र में भी बड़ी, हाइट में भी बड़ी, वजन में भी बड़ी, और ऊपर से नवल नारायण को अपना जो है, अब जनार्दन चाचा कह सकते थे तो उन्होंने कह दिया रंजन बाबू। जनार्दन चाचा बोले कि नवल नारायण बेचारे ब्याह के बाद अपना सुहागरात भी नहीं मना पाए, कन्या को भी लेकर के सब 4 दिन के बाद भाग गया। तो हम लानत सबको भेजते हैं, बेचारे नवल नारायण के साथ तो बहुत गलत हो गया है। तो इसमें नवल नारायण को लानत नहीं भेजेंगे, हम हंस जी को लानत भेजेंगे, कंस जी को लानत भेजेंगे, और दत्त बाबू की जो पत्नी है उसको लानत भेजेंगे, जिसने हंस जी के साथ विदा कर दिया नवल नारायण की पत्नी को वापस, और बेचारे नवल नारायण को मौका भी नहीं दिया कि अपनी पत्नी का मुंह देखें, अपना सुहागरात भी मना पावे। तो हमने कहा ठीक है आप लानत कन्हो भेज दीजिए। तो संजय भैया फिर पूछे आगे वाला बतिया नहीं बताइएगा, तो कब पचनामा में जाकर के नवल नारायण अपना सुहागरात बनावेंगे? तो हमने कहा नहीं, ये आपको अध्याय 6 में बतावेंगे, अभी हम चले लघु शंका, और आप तैयारी करिए, खाना वाना खाइए और आज सोइए, सोने का व्यवस्था करिए, रात बहुत हो चुकी है। तो यहां पे अध्याय खत्म होता है 5, हम चल दिए लघु शंका, और जनार्दन चाचा और संजय भैया खाना खा करके सोने की तैयारी में व्यस्त हो गए। और अब अगला दिन सुबह जब जनार्दन चाचा और संजय भैया का नींद खुलेगा, तब हम उनको अगला दिन का कहानी सुनावेंगे, अध्याय 6। तब तक के लिए आप कीजिए इंतजार। मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। सप्रेम नमस्कार।